हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या गुप्ता, योर रीजनिंग फैकल्टी। वेलकम टू सीएरा मल्होत्रा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट की। ठीक है, एक कंप्लीट मॉक टेस्ट। भाई अब आप लोगों का सिटबी का एग्जाम आ गया है और एक फाइनल टाइम आप लोगों को एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो अगर आप लोग अभी न्यू आए हो या फिर अगर आपने अभी तक वो कोर्स नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लिंक सारे आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और इस कोर्स में मैंने कंप्लीट रीजनिंग करवा दी है। ठीक है, मतलब आपको रीजनिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी सारे मॉक टेस्ट भी करवा दिए हैं इसमें, जिससे कि आप लोग इसमें एक आइडिया ले सको कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोगों को मॉक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं इसके अंदर और आप देख सकते हो फेज 1 में काफी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। रीजनिंग मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए कि आप लोगों ने जो प्रिपरेशन है वो कैसी कर रखी है। ठीक है, चलिए तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ये क्या तरीका है। यहाँ पे हम बिल्कुल आपके जब हम रीज़निंग की बात कर रहे होते हैं, तो रीज़निंग में आपके 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 25 मार्क्स के। ठीक है? तो एक लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि लेवल किया जा सकता है और किस तरीके से हमको अप्रोच रखनी है, क्या हम मिनिमम मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन के अंदर ले सकते हैं। पहले वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है? चलो स्टार्ट करो। चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर जब मैं आपको समझाऊंगी ना, चेक हम जब करेंगे। अभी मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी। अब हर एक क्वेश्चन में 30-30 सेकंड का टाइमर रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर, चलिए गाइस, आई होप कि 5 क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। अब हम इस पजल को सॉल्व करेंगे कैसे। देखो, 6 लोग हैं, 6 पर्सन है अराउंड द ट्रायंगुलर टेबल। हर एक टाइप की पजल मैं आप लोगों को अपने कोर्स के अंदर करवा चुकी हूँ। बोला गया है दो हर एक साइड पर हैं, तो हमने दो दो पर्सन, दो पॉसिबिलिटी में हमेशा लेके चलती हूँ। जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे होंगे उन्हें आइडिया होगा। सारे सेंटर की तरफ हैं, अलग अलग कलर ये लोग पसंद करते हैं। रेड वाला पी के सेकंड राइट में है। देखो अभी हमें कुछ पता तो नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे। अब आपको क्या बोला जा रहा है, पी के सेकंड राइट में, मतलब एक का गैप है। आर सिट एडजेसेंट टू वन वियर रेड कलर। अच्छा, आर रेड वाले के बगल में दे रखा है, बहुत बढ़िया। वन पर्सन एंड सेम साइड में है, ये एक बेहतरीन लाइन है। अब देखो पॉसिबिलिटी लेते हैं, एक बार पी को यहाँ बनाते हैं, एक बार यहाँ, और पी के सेकंड राइट में हम रेड को लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है रेड के बगल में आर आएगा, जैसे कि ये आपका दो जगह आ गया। आगे बढ़ो, वन बिटवीन आर एंड यू, या तो यू यहाँ आएगा या फिर यहाँ, एक छोड़ के या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ। ग्रीन सेकंड टू द राइट है यू के। ठीक है, तो अभी आप नहीं बना सकते, यू के सेकंड राइट में ग्रीन हो जाएगा। आर ग्रीन नहीं है, ये एक अच्छी लाइन है, तो इसका मतलब यू यहाँ नहीं होगा, यू डिसाइड हो गया, और सेकंड राइट में ग्रीन कंफर्म। अब यू यहाँ नहीं होगा क्योंकि आपको पता है। अच्छा एक मिनट रुको, ये आपका सेकंड राइट बोला गया है ना ग्रीन के लिए, तो ये तो सही है हमारा। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेड से, रेड के बगल में आर है। अच्छा एक मिनट रुको एवरीवन, आपको क्लियरली मेंशन था कि रेड के बगल में आर सेम साइड पे आएगा। ध्यान दो, ये किसी ने बताया मुझे। यस एवरीवन, यहाँ क्या बोला जा रहा है, पी के सेकंड राइट में आर रेड है, और रेड के सेम साइड पे आर होगा। अब आर और यू के बीच में एक होगा, और यू के सेकंड राइट में ग्रीन होगा। आर से एक छोड़ के यू या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ हो जाएगा। केवल ये आपकी दो जगह बनती हैं कि आर से एक छोड़ के या तो यहाँ होगा यू, या फिर आर से एक छोड़ के यहाँ, आर से एक छोड़ के यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ठीक है, दो कंडीशन आपकी यू के लिए जो है बन के आ गई। आगे बढ़ेंगे, आगे है ग्रीन सेकंड टू द राइट है आर यू के। अब यू के सेकंड राइट में ग्रीन नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि फिर आर हो जाएगा और आर ग्रीन है नहीं, तो यू कंफर्म हो गया, ग्रीन कंफर्म हो गया। आई होप गाइस सभी को क्लियर है अच्छे से, एवरीबडी क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बात करें यहाँ पे यू अभी दो जगह आ सकता है, रुक जाओ अभी। एस पी के बगल में है, अलग से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, और यहाँ पे एक ही जगह कंफर्म है। टू पर्सन बिटवीन एस एंड टी, और टी रेड नहीं है। सो देखो एस से एक दो यहाँ नहीं आएगा, एक दो जगह ही नहीं है, पॉसिबिलिटी हो जाती है गलत, क्योंकि टी को बिठाने की जगह नहीं है। एस को यहाँ रखोगे तो भी टी इधर आएगा,
कैसे भी कर लो, एस को यहाँ रखोगे और तो टी आपका इन दो जगह पे आएगा। टी रेड नहीं है, कंफर्म हो गया, एस यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, यू कंफर्म हो गया और यू के सेकंड राइट में आपका ग्रीन हो जाएगा। क्यू थर्ड टू द लेफ्ट है व्हाइट के, क्यू के लिए फिलहाल एक ही जगह दिख रही है, ये रही थर्ड लेफ्ट मतलब की व्हाइट। दबानु पिंक, पिंक वाला इमीडिएट राइट में है ब्लू के, तो भाई कोई ये वाली जगह दिख रही है, ब्लू के इमीडिएट राइट में पिंक हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर? आई होप सभी को क्लियर है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन टी एंड ब्लैक, जब आप टी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, तो देखते हैं जरा, टी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं जब कितना, टी और ब्लैक के बीच में। तो देखो टी और ब्लैक के बीच में जब हम टी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, वापस जाते हैं, टी के और ब्लैक, ब्लैक का है, ब्लैक ये हो जाएगा क्योंकि ब्लैक की तो अभी तक बात ही नहीं हुई थी। सो 1 2 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सही है? क्या यूएस के सेकंड लेफ्ट में है? लेट मी चेक। क्या यूएस के बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, क्या एस ब्लैक नहीं है? देखते हैं जरा, क्या एस आपका ब्लैक नहीं है? बिल्कुल सही बात है, एस हमारा ब्लैक नहीं है, तो ये भी सही है। और जब दो सही हो गए हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि और भी सही होंगे। ठीक है, तो मतलब ऑल आर ट्रू। फिर भी कर लेते हैं, टी नेबर है, पी और यू सेम साइड में है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन भाई ये आपको नहीं बोला गया, आप ध्यान दो, नॉट ट्रू था। अब मैंने आपको इसलिए ये बताया कि अब बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, क्या करेंगे, नॉट को पढ़ेंगे ही नहीं, अरे दो सही हो गए मतलब अरे ऑल ट्रू है। बट नहीं, ये सब गलत है। ठीक है, क्या टी और आर नेबर है? बिल्कुल टी और आर नेबर है यहाँ पर, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे नॉट ट्रू बताना था, जिसका आंसर हो जाएगा डी। थर्ड बात करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा ले एंटी क्लॉकवाइज पी से, मतलब उल्टा लगा ले पी को छोड़ के। ठीक, ठीक है, तो देखो अगर हम सीधा चलेंगे तो इधर जाएगा, उल्टा चलना है। तो पी से पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, देखो यू भी सेम जगह पे है और टी भी, बस क्यू आर एस चेंज हुए हैं, तो हमारे दो अपने सेम जगह पर। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लैक कलर कौन है? ब्लैक अभी हमने लास्ट में बनाया था, डेट इज पी, तो आंसर में हो जाएगा यहाँ पर आपका पी। नेक्स्ट बात करेंगे, फिफ्थ वाला कौन सा सही है? टी आपका पिंक है, नहीं। यू आपका ग्रीन है, नहीं। क्यू आपका ब्लैक है, क्यू नहीं। आर आपका ब्लू है, बिल्कुल आर ब्लू है, इसलिए ये वाला सही। ठीक है, क्लियर एवरीवन? मजा आया? चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट कीजिए। ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, बहुत मजा आता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 33 सेकंड का टाइमर है, स्टार्ट करो। चलिए बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है। हाउ मेनी सिंबल्स, यहाँ पे इतने कितने सिंबल्स हैं जिसके बाद में एक लेटर है, ये मैं समझा चुकी हूँ बेसिक से। ठीक है, आपको बताने हैं ऐसे कितने सिंबल्स हैं, फॉलो लेटर और प्रोसीड नंबर। पहले नंबर है, देखते हैं। सिंबल के पहले नंबर लेटर एक, सिंबल के पहले नंबर ढूंढ लो, सिंबल के पहले नंबर लेटर, सिंबल के पहले नहीं तो आंसर आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे हमको बोला गया है कि सारे सिंबल्स को गायब कर दो। ड्रॉप मतलब सारे सिंबल्स को गायब कर दो, हमने हटा दिया सारे सिंबल्स को। तो 13 बताना है लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ऑप्शन नंबर डी जे। क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये हमसे बोला गया है हाउ मेनी लेटर, यहाँ पे कितने लेटर हैं जिसके पहले एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। सो अब देखते हैं, ऑड नंबर ढूंढते हैं। ऑड नंबर के बाद लेटर है, बिल्कुल है। ऑड नंबर के बाद लेटर, एक और दो। ऑड नंबर के बाद लेटर, ऑड नंबर के बाद लेटर, बिल्कुल 4 मिल गए, मतलब मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला गया है? ऑल द डिजिट विद इन द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि आपको ये एक नंबर दे रखा है जिसमें लेफ्ट से राइट तक आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़ा। देखो अभी मत लगाओ, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ो। सम बताना है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ जो आएगा, और 1 2 3 4 यहाँ जो आएगा। चलो अब लगा ही लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब नंबर्स का यूज होगा हमारे लिए। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो हमें देखना है यहाँ पर छोटे से बड़ा। सो 2 हो गया, उसके बाद में 2 3 है ना, उसके बाद में 4 है आपका, 5 है आपका, 6 है आपका, 7 है आपका, 8 दो बार है, और 9 है। अब देखते हैं, यहाँ आ रहा है 7 और यहाँ आ रहा है 5, मतलब कि 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, इसके भी क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टाइम नहीं था, 2 मिनट में हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12।
चलिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। 7 लोग दिए जा रहे हैं जो शिमला जा रहे हैं और अलग-अलग डेज पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आगे बात करेंगे टू बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 हैं। बी आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद में बी आएगा, ये 3 जगह पर। सी जस्ट बिफोर ए, सो मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब इतनी छोटी सी पजल हो और 2-3 पॉसिबिलिटी बन के बन रहा हो तो बना लो। 1 2 2 छोड़कर आपका ए बनेगा और ए के एकदम पहले सी बनेगा। द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर सी, अब सी के पहले जितने लोग होंगे वो 1 लेस होगा डी के बाद में, ठीक है। तो सी के पहले 0, तो इसका मतलब डी के बाद में 1 हो जाएगा। सी के पहले 1, सो डी के बाद में 2, सी के पहले 2, तो डी के पहले 3 नहीं बन सकता। हो गया, डन, आगे बढ़ो। जी 3 पर्सन बिफोर एफ, 3 का मतलब होता है 2 का गैप, तो केवल एक जगह दिखाई दे रही है मुझे, तो यहाँ अभी पॉसिबिलिटी है, रुक जाओ। एंड गोज आफ्टर ई, और जी ई के बाद में है, तो जी और एफ ऐसे आएंगे और एटलीस्ट जी के ई के पहले एक तो आएगा ही आएगा, यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा, तो आपका पहली वाली पॉसिबिलिटी सही है। अब जरा इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था हाउ मेनी पर्सन आफ्टर ए, ठीक है, देख लेते हैं ए के बाद में कितने लोग हैं। तो ए के बाद में 1 2 3 4 5 पर्सन है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 मोर देन 4। बात करेंगे वेडनेसडे को कौन जाता है, तो आपको क्लियरली पता लग रहा है वेडनेसडे को ई जाता है, तो ऑप्शन के अंदर आ जाएगा ई। नेक्स्ट है 12, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने। अगर डी और जी की पोजीशन को हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, सो 3 पर्सन बिफोर जी, तो डी और जी को पहले इंटरचेंज करो, यहाँ डी और यहाँ जी, तो आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला गया है जी के 3 पर्सन पहले, 3 पर्सन बिफोर मतलब 2 के गैप पर, सो 1 2 दैट इज ई, तो आंसर हो जाएगा आपका ई। 13 है, कौन सा ट्रू है, क्या जी सी के बाद जाता है, बिल्कुल सही है पहला वाला। नो वन आफ्टर एफ, एफ के बाद में कोई नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। मोर देन 3 ए एंड डी, ए और डी के बीच 3 से ज्यादा है, नहीं 3 ही है, तो पहला दूसरा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर सी का रिलेशन ई से है, ठीक है, अगर सी का रिलेशन ई से है, ए का रिलेशन जी से है, मतलब एक के गैप पर, तो अमंग द रिलेटेड टू एफ, ध्यान देना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे एफ का रिलेशन बनाएंगे, नहीं, बोला गया है एफ का रिलेशन किससे होगा, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, डायरेक्शन डिस्टेंस है।
चलिए गाइस सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। 7 लोग हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है पहले ये। ए 5 मीटर वेस्ट में है डी के 5 वेस्ट में गए, ए आ गया। डी आपका नॉर्थ में है जी के 7 पर, जी के ईस्ट में 9 पर आपका आई है। डिस्टेंस बिटवीन जे एंड जी, अब जो जे और जी की डिस्टेंस होगी वो ट्वाइस होगी ए और डी की। अभी तक हमें जे का कोई अता पता नहीं है तो रुक जाओ। बोला गया है जे आई के वेस्ट में। अब रुको, आपको ए और डी की कितनी दिख रही है? 5, डबल का मतलब 10, तो आपको पता लग गया जी और जे 10 हो जाएंगे और आई के वेस्ट में मतलब इस साइड चला जाएगा 10 और जे, क्योंकि आई के वेस्ट में बोल दिया गया है। आगे हमको इधर तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि इधर तो 9 ही है ना बस। एच आई के नॉर्थ में है 4 और बी साउथ में है जी के कितना? 11, ठीक है। अब हमको पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था? इसका पहला बोला गया है टोटल बताओ ए और बी का। टोटल बताना है तो ए से बी पे जाएंगे, तो 7 और 5 ये 12 और 12 और आपको दे रखा है यहाँ पर 11 मतलब कि 23। डिस्टेंस डायरेक्शन एच हाइट विद रेस्पेक्ट टू बी। अच्छा अच्छा, एच की बतानी है बी के रिस्पेक्ट में। ये इस साइड हो जाएगा, मैंने आपको बताया है ये क्या होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। लिख के करो, कैसे भी करो, आपका जैसा मन करे।
चलिए गाइस, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे होंगे। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। बस इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक इसके 5 क्वेश्चंस हो गए ना, और मैं लिख के बनाओ, जैसे आपका मन करे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा क्या बोला गया है। सबसे पहले लिख लेते हैं, डन बेटर देन बिफोर डेज कम थिंक डू नाउ। बस सब हो गया। आर देखो, डन यहाँ भी है, और हमारा डन कहाँ पर है मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अकेला। ईडी अकेला है, यस। बी नहीं है, एफ आर आपका अकेला नहीं है, ना टी एन है, तो ईडी अकेला है। तो आपको कंफर्म हो गया डन का ईडी। आगे बढ़ो, बेटर ये रहा, बेटर ये रहा, और बेटर ये रहा। दो तीनों में क्या कॉमन है, मुझे तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है बीई, तो तीनों से बीई हटा के डन। अब आ जाओ, देन ये रहा, देन ये रहा, दोनों में कॉमन है टीएन, टीएन डन। बिफोर, बिफोर ये रहा, बिफोर ये रहा, दोनों में कॉमन है एफ आर। डेज, डेज ये रहा, दोनों में कॉमन है वाईडी। बचेगा यहाँ पे कम के लिए सीएम। यहाँ आपका आर और नाउ का निकाल लो पहले। नाउ दोनों में कॉमन है, मतलब कि आपका डब्ल्यू पी। डू की बात करेंगे या आर की बात करेंगे, आर अकेला बचा है, दैट इज आर टी। और अब बचेगा आपका थिंक भी अकेला है ना, और डू भी अकेला है, तो ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा के टी और एन एच, ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे। पहले पहला था बेटर और बिफोर का कोड बताओ। तो बेटर का कोड है आपका बी, बिफोर का एफ आर, मतलब कि बी एफ आर। तो ये हो गया बी एफ आर। नेक्स्ट बात करेंगे 18, सही है सभी का। आर टी, अभी मैंने आर टी का कोड लिखा था ऊपर आर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर। 19 की बात करेंगे, अगर थिंक बिफोर एक्ट का कोड दे रखा है तो एक्ट और डू का बताओ। तो एक्ट का तो उधर देखेंगे, ठीक है। डू का कोड हमारा जो था वो पॉसिबिलिटी में था केटी और एनएच। अब यहाँ देख लो, अगर डू का कोड पॉसिबिलिटी में था केटी एनएच, अगर एनएच यहाँ पर है तो कट गया, बचा कौन, केटी। अब आ जाओ, एक्ट का कोड क्या हो जाएगा। सो थिंक और बिफोर का कोड तो हमें पहले से पता है, थिंक का केटी एनएच में से कुछ है, तो हमें कंफर्म हो गया कि आपका एनएच है। और हम बात करें फिर बिफोर की, तो बिफोर का कोड पता था हमें एफ आर है, तो बचेगा एटी, तो एटी केटी आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, करेक्टली मैच कर रहा है, आर का डब्ल्यू पी है नहीं, नाउ का आर टी है नहीं, डेज का नहीं, देन का नहीं, डन का हाँ करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे 21, डू का कोड। डू का कोड क्या हो जाएगा, के टी या एन एच। भाई आप बताओ, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आप आंसर फाइनल बता सकते हो, ये कैसे इन्होंने कंफर्मेशन लिख दिया, डू तो कहीं दे ही नहीं रखा था, है ना। केटी, अब देखो अगर यहाँ पे जाए, एक और समझो, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, बट आपको दिया नहीं है, तो आपको बाय डिफॉल्ट लेके चलना पड़ेगा। केटी और एनएच में से अगर कोई एक है तो सही है, लेकिन अगर सी एंड डी होता तो आप प्रायोरिटी उसको देते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन, ये लास्ट के आपके कुछ 4 क्वेश्चंस है।
चलिए, तो अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों को, है ना। पहले आप लोग जरा सॉल्व कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चलिए गाइस, सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है 9 लोग हैं यहाँ पे, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। ये है आपका फाइनेंस, ये है आपका प्रोडक्शन, ये है आपका एचआर, ठीक है। अब आपको बोला गया है एटलीस्ट 2 हर किसी के अंदर है, मतलब मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। पी एस के संग है लेकिन एचआर में नहीं है, तो मतलब पी आपका यहाँ नहीं होगा, पी एस या तो नेगेटिव वाला ही लिख लेते हैं, चलो, है ना। आपको कंफर्म है कि या तो पी यहाँ नहीं होगा, ना ही एस होगा। आर वाई के साथ में है, लेकिन अच्छा, आर वर्क विद वाई बट नॉट इन सेम डिपार्टमेंट पी, लेकिन पी वाले में नहीं है। टी ओनली विद डब्ल्यू, अब ओनली का मतलब हो गया इनके संग और कोई नहीं होगा। वी वाई के संग नहीं है, बहुत बढ़िया, ये भी कंफर्म है। ये मतलब ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो, जैसे आर और वाई आपके पी के संग भी नहीं होंगे, वैसे ही ये आपके वाई के संग नहीं होंगे, ठीक है। यही बोला, सॉरी, वी के संग नहीं होंगे। क्या पढ़ रही हूँ। द नंबर ऑफ पर्सन, आवाज आ रही थी ना एवरीवन। द नंबर ऑफ पर्सन एचआर वाले में मोर है देन द नंबर ऑफ पर्सन फाइनेंस, एचआर वाले में इसमें ज्यादा हो जाएंगे फाइनेंस से। इवन नंबर ऑफ पर्सन प्रोडक्शन इसमें इवन है। अब सुनो जरा, अगर मैंने मिनिमम दो दो इन तीनों में ले लिए, ध्यान से सुनना, 6 लोग तो हो गए ना, 3 बचे हैं। अब अगर मैं इसमें 4 ले लूंगी तो फिर भाई ये तो 8 हो गए, मतलब इसमें 3 हो सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, क्योंकि इवन लेना है ना प्रोडक्शन में, ये कंफर्म है। चलो, अब इसमें 2 ले लो, इसमें 2 और इसमें 2 रखो फिर से। अब अगर इसमें 3 कर दे तो इसमें ज्यादा है तो नहीं हो सकता, इसमें 4 कर दो, 5 6 7 8 हो गए, 9, एक और लेना है 3। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है ना, ये हो सकता है। 4 3 2, ये तो कंफर्म है, 4 3 2 बनेगा। अब एचआर में ज्यादा है फाइनेंस से, ये भी हमें पता है। तो देखो, एक बार 4 हो रहे हैं और एक बार हमारे 3 हो रहे हैं, ठीक है, बन सकता है आपका। फिर उसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 2 रह जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के दोनों आपकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, ठीक है। चलो ठीक है, हमारी दोनों संभावनाएं अभी हैं। अभी छोड़ दो इसको, यहाँ पे आगे बढ़ो जरा। आगे बोला गया है हमें पी और एस साथ में आने हैं, या फिर टी और डब्ल्यू, नहीं, पी और एस को देखो, इसमें 3 और 4 तो होंगे ही होंगे, मतलब इसमें टी डब्ल्यू नहीं आ सकता। तो या तो टी डब्ल्यू इसमें आएगा या फिर टी डब्ल्यू इसमें आएगा। एवरीबडी क्लियर है ना, टी डब्ल्यू की कंफर्मेशन हो गई, इसमें आएगा। अब इसमें 4 तो आ नहीं सकते फाइनेंस में, तो इसका मतलब है पीएस यहाँ आएगा, और यहाँ आ जाओ, पीएस यहाँ भी आ सकता है और पीएस आपका यहाँ भी आ सकता है। बहुत ही बढ़िया, ये भी कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। आगे हमको अब यहाँ से हटा लो जरा, है ना, ये चीजें हटा लो पीएस वाली, है ना, ये हमारी हो गई। आगे बढ़ेंगे। आगे हमको बोला गया है आर और वाई पी के साथ नहीं होगा और टी डब्ल्यू के संग कोई हो नहीं सकता।
तो कंफर्म है आर और वाई इधर होगा, आर और वाई इधर होगा, आर और वाई इधर होगा। अब आपको पता है आर वाई के संग पी भी नहीं है तो वी हो गया, है ना, वी हो गया और वी हो गया। मतलब कि आपको कंफर्म है यहाँ पर कि हम अगर आगे बढ़े तो हमारा आर और वाई पी और वी दोनों के संग नहीं होगा, ये हमारा कंफर्म हो गया। अच्छा, एक लाइन रह गई, यू और क्यू सेम डिपार्टमेंट में है। अब क्या इसमें यू क्यू बन सकते हैं? हाँ, यहाँ पे बना दो, बट 2 4 5 6 7 8 9, हाँ इधर आ जाओ, यू क्यू यहाँ हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 5 तो किसी में नहीं जाएंगे और यू क्यू यहाँ हो सकते हैं। चलो ये कंडीशन बन रही है। तो 4 5 6, अब देखो इसमें आपके 3 कभी नहीं हो सकते क्योंकि ऑड नंबर है, और इसमें हमेशा ज्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते, ये भी गलत आंसर। आ गया समझ में? अपने आप नेगेटिव चीजें कटती चली जाती है, ठीक है। चलो, तो आई होप मजा आया होगा। 25 में से कितना स्कोर बनाए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप सभी लोग। और अगर आप भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसी तरीके से बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ वेरी गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए रमन लुथरा क्लासेस। हमने एक ऑलरेडी एक मॉडल पेपर हमने किया था आपके एग्जाम के लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, सिडबी ग्रेड ए एंड बी का, और ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर का है को वीडियो है। इसमें आपके सिडबी के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसके आसपास के क्वेश्चंस हम आपको इसमें शो करने वाले हैं। इसके अलावा अब जो पहला वाला वीडियो है उसमें हमने एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किया था। उसमें आपका आरसी कवर किया था, पैराजंबल कवर किया था, क्लोज टेस्ट कवर किया था, एरर कवर किया था, और सारी चीजें उसमें कवर कर ली थी। वो कैप भी कवर कर लिया था 30 क्वेश्चंस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आपका मॉडल पेपर सिडबी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसके आसपास जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। देखो, सिंपली अगर आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिंपली जो मॉडल पेपर है उसमें लिखा हुआ है कि इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशंस इफ एनी, यानी कि पंक्चुएशन एरर नहीं मार्क करनी होती है। ये बेसिक रूल होता है, कभी भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है तो पंक्चुएशन एरर मार्क नहीं करनी होती है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग द एथनिक और कम्युनल प्रॉब्लम इन वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर मोस्ट ऑफ आ रहा है तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप प्लूरल लिखोगे, ठीक है। और यहां पर आपने प्लूरल वर्ब लगा रखी है तो कंट्री की जगह क्या हो जाएगा? कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग द एथनिक और कम्युनल प्रॉब्लम इन वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। तो इसमें यहां पर एरर हो जाएगी। जो भी आपको ग्रामर का मैंने बेसिक पार्ट कराया है, आप अगर उतना भी करके जाओगे तो आप बहुत कुछ पेपर में कर लोगे और आपको क्वालिफाइंग नेचर से ही एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम एज वी वेल नो हैज गिवन rise for many dormant issues and conflicts in our society. The regaining of freedom, as we well know, has given rise for नहीं होता है, given rise to होता है। It has given rise to many problems. तो given rise to होता है, for का प्रयोग नहीं होता है, यहां पर to होगा, for का यूज नहीं होगा। Next. The principal of our college is very kind and cooperative to the students in many ways. The principal of our college, सब्जेक्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब हो गई, बिल्कुल सही है। इज वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव टू नहीं होता है, कोऑपरेटिव विद हो जाएगा। वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव विद द स्टूडेंट्स इन मेनी वेज हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू पॉलिसी हैज बीन इंप्लीमेंटेड सिंस लास्ट 6 months विद ग्रेट सक्सेस। तो द न्यू पॉलिसी हैज बीन इंप्लीमेंटेड सिंस लास्ट 6 months लिखा हुआ है, सिंस लास्ट 6 months नहीं होगा, सिंस द लास्ट 6 months हो जाएगा। यहां पर आर्टिकल द का यूज होगा, सिंस द लास्ट 6 months विल बी करेक्ट आंसर। द न्यू पॉलिसी हैज बीन इंप्लीमेंटेड सिंस द लास्ट 6 months विद ग्रेट सक्सेस विल बी करेक्ट आंसर है। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द पीपल हु वायलेट्स द लॉ, ठीक है। आपको देखिए यहां पर मैंने बताया द गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज आ गया, हैज के साथ वर्ब थर्ड, बिल्कुल सही है। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट आ रहा है, फिर यहां लिखा है द पीपल और उसके बाद आ रहा है हु। मैंने आपको बताया था जब भी आपके वाक्य में हु या आता है या फिर दैट या फिर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है
वर्ब उसके अकॉर्डिंग लग जाती है, ठीक है। तो यहां हु का एंटीसीडेंट क्या है, पीपल है, तो यहां पर वायलेट्स की जगह क्या हो जाएगा, वायलेट द लॉ। She has been working here since 5 years and knows how to handle tough situations. She के लिए आपने has been यूज किया, उसके साथ वाई वर्ब की ing फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। she सब्जेक्ट है हमारा, उसके लिए वर्ब के साथ SIS, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। आपने यहां यूज किया 5 years, 5 years से दिया रहा है 5 years क्या है, 5 years आपका एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का प्रयोग करते हो, सिंस का प्रयोग आप करते हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक। तो यहां पर 5 years है, इसलिए सिंस का प्रयोग गलत है, यहां पर हो जाएगा फॉर का यूज, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज प्लानिंग टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर एजुकेशन। मैंने आप लोगों को पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद क्या आता है, वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल। तो यहां फ्रेंड की जगह क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्लानिंग टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर एजुकेशन। The students discussed about the issue with their teacher during the class. सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, अबाउट द इशू विद देयर टीचर ड्यूरिंग द क्लास। ध्यान दीजिए, डिस्कस के बारे बाद में आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हो, ठीक है। यानी कि यहां पर अबाउट नहीं आएगा, डिस्कस्ड द इशू विद देयर टीचर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिस्कशन अबाउट, अगर डिस्कशन आता है, डिस्कस क्या है, वर्ब, और डिस्कशन आता है, डिस्कशन क्या है, नाउन, तो डिस्कशन के बाद में आप अबाउट लगा सकते हो, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से डिस्क्राइब अबाउट नहीं आता है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीदर द बॉय नॉर हिज पेरेंट्स वॉज अवेयर ऑफ द अपकमिंग प्रॉब्लम। मैंने आपको पढ़ाया है क्या, अगर आप नीदर नॉर का प्रयोग करते हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले क्या है, प्लूरल, प्लूरल है यदि, तो यहां वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर, ठीक है। नीदर द बॉय नॉर हिज पेरेंट्स वर अवेयर ऑफ द अपकमिंग प्रॉब्लम। इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल आई वुड हैव इंप्लीमेंटेड बेटर टीचिंग मेथड्स, ठीक है। आपने यहां सेंटेंस को इफ से शुरू होते देखा, हमने एक चैप्टर पढ़ा था बच्चों, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था इफ के साथ में सब्जेक्ट के साथ आप लिखोगे एक वाक्य, और आगे वाला वाक्य अगर आपने लिखा है सब्जेक्ट प्लस यदि वुड हैव आ रहा है, ठीक है, वुड हैव आ रहा है यहां पर, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये कब होता था, ये होता है पास्ट कंडीशनल में, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो यहां पर इफ आई वॉज द प्रिंसिपल की जगह क्या हो जाएगा, इफ आई हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ हिज दिस स्कूल आई वुड हैव इंप्लीमेंटेड बेटर टीचिंग मेथड्स। और यदि यहां पर वुड हैव की जगह लिखा होता आई वुड इंप्लीमेंट, इन दैट केस यहां पर हो जाता है इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्योंकि तब सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशनल में हो जाता, ठीक है। चलो ये सारी चीजें कोर्स में करा रखे हैं आपको। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग लुकिंग फॉरवर्ड टू लिख रहे हो, ध्यान दीजिए लुक फॉरवर्ड टू के साथ में, लुक फॉरवर्ड टू के साथ में हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। जहां पर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा है वहां पे मैंने आपको ये कराया है, लुक फॉरवर्ड टू के साथ में आप जीरेंड का प्रयोग करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू आ रहा है तो मीट की जगह क्या आ जाएगा, मीटिंग यू विल बी करेक्ट आंसर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो मॉर्निंग इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, he not only won the first prize in the competition but also was appreciated by the judges।
कंजंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने आपको बताया है ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। यहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच भरी जाएगी, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां भरी जाएगी वही यहां आएगी, करेक्ट है। नॉट ओनली के बाद में आ रहा है वर्ब, ठीक, बट ऑल्सो के बाद में आ रहा है वॉज। तो ही नॉट ओनली वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो वॉज अप्रिशिएटेड बाय द जजेस। तो सही क्या हो जाएगा, ही नॉट ओनली वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो वॉज अप्रिशिएटेड बाय द जजेस, यानी कि उसे सिर्फ फर्स्ट प्राइज ही नहीं मिला, उसे जजेस से अप्रिशिएट भी किया गया, करेक्ट है। तो जो चीज मैंने आपको बताई कि नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, वर्ब डायरेक्ट आ रहा है, और बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, वॉज। तो इस वॉज को आप यहां कर दो, सही हो जाएगा, ही नॉट ओनली वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन बट वॉज ऑल्सो एप्रिशिएटेड। तो फिर ऑल्सो के बाद में आपकी वर्ब आ जाएगी जो कि यहां रिक्वायर्ड है ना। There was less visitors at the museum yesterday because of the bad weather। ठीक है, yesterday आ रहा है तो पास्ट में वाक्य है, सिंपल पास्ट में, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब आपका सेंटेंस सब्जेक्ट जो है देर से शुरू होगा तो सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो यहां लगता है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमारी। लेस विजिटर्स यानी प्लूरल है तो वो वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, वर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट हैज इंड्यूस्ड इन द पीपल अ काइंड ऑफ डैश विच इज मोस्ट डिप्रेसिंग। कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग लगातार बेरोजगार बैठे हैं, जिससे लोगों के अंदर क्या हो रहा है, लेजीनेस हो रहा है, एनकरेजमेंट हो रहा है, सेटिस्फैक्शन हो रहा है, एंगर हो रहा है या अवेकनिंग हो रही है। देखो आप अनएम्प्लॉयड बैठोगे तो आप सेटिस्फाई तो नहीं होगे, एनकरेज भी नहीं होगे, क्योंकि यहां डिप्रेसिंग शब्द का यूज किया है, इसका मतलब कुछ खराब हो रहा है। तो सेटिस्फाई और एनकरेज तो नहीं हो रहे होंगे, और एंगर होता है तो भी डिप्रेस नहीं होता है आदमी, और अवेकनिंग तो कतई नहीं हो रही होती तो लोग डिप्रेस क्यों हो रहे होते हैं। तो सही क्या है, लेजी हो रहे हैं लोग, आलसी बन रहे हैं। तो कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंड्यूस्ड इन द पीपल अ काइंड ऑफ लेजीनेस विच इज मोस्ट डिप्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स मी टू लुक डैश हिज गार्डन ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। अब कह रहा है कि आप, वो चाहता है कि मेरे गार्डन को वो देखे मेरी एब्सेंस में। लुक एट मतलब होता है किसी की तरफ देखना, लुक ओवर इग्नोर करना, लुक आफ्टर मतलब केयर करना, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। देखो लुक एट किसी की ओर देखना, ठीक, लुक ओवर इग्नोर करना, ठीक है, लुक आफ्टर केयर करना, ठीक है, और लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी एब्सेंस में, आप केयर कर सको, देख सको, तो लुक आफ्टर इज मोर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहां लुक आफ्टर। ही वॉन्ट्स मी टू लुक आफ्टर हिज गार्डन ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, the teacher's explanation was so dash that all the students immediately understood the concept। स्टूडेंट्स को इमीडिएटली समझ आ गया कंसेप्ट, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन कैसा था, अच्छा था। तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, अब्रप्ट नहीं होगा, वेग हेजी अनक्लियर, लेंदी मतलब लंबा, वेग हेजी अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, अब्रप्ट मतलब बीच में स्पष्ट नहीं है, क्लियर है, तभी तो समझ में आ गया। तो सही क्या है, लूसिड। The teacher's explanation was so lucid that all the students immediately understood the concept। बहुत ही स्पष्ट था, इसलिए लोग स्टूडेंट्स को तुरंत समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, the child has been unwell for weeks and seems to have lost all dash for life। तो बच्चा जो है वो बहुत लंबे समय से अनवेल है, तो उसके अंदर क्या खत्म हो गया है, नॉलेज खत्म हो जाएगी अगर आप बीमार रहोगे, नहीं, आपके अंदर थकान खत्म तो नहीं हो जाएगी, थकान बढ़ सकती है भले, है ना,
क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, बोर्डम खत्म नहीं हो जाएगा, बोर तो वो हो जाएगा, क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो जाएगी, एंथुजियाज्म खत्म हो गया जीवन को लेके, जीवन को लेकर सारा उत्साह मर गया है उसके अंदर, तो सही हो जाएगा। द चाइल्ड हैज बीन अनवेल फॉर वीक्स एंड सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल एंथुजियाज्म फॉर लाइफ इज करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपका द थीफ मैनेज्ड टू ब्रेक डैश द हाउस विदाउट बीइंग नोटिस्ड, यानी कि थीफ जो है घर के अंदर घुसने में सफल हो गया बिना नोटिस के। तो लुक सॉरी ब्रेक फ्रॉम नहीं होता, ब्रेक थ्रू मिलना मतलब होता है सफलता मिलना। साइंटिस्ट्स हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू इन द क्योर ऑफ कैंसर, मतलब सफलता मिली है, ब्रेक थ्रू मिलना मतलब सफलता मिलना। ठीक है, ब्रेक ऑन टू नहीं होता, ब्रेक एट नहीं होता है, और ब्रेक अप मतलब हो जाता है आपका किसी चीज का रिश्तों का खत्म होना, और ब्रेक डाउन हो जाता है आपका मैकेनिकल फेलियर, गाड़ी खराब हो गई, जैसे मैकेनिकल फेलियर हो गया, गाड़ी खराब हो गई, या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया मतलब रो पड़े आप। ब्रेक इनटू सही है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है बर्गलरी करना, बर्गलरी करना मतलब धड़धड़ाते हुए, सॉरी इस घर के अंदर घुसना जबरदस्ती, तो ब्रेक इनटू इज करेक्ट, मतलब घर में जबरदस्ती घुस गया। ठीक है, नेक्स्ट she is determined she is determined to she is determined to succeed no matter what obstacles come dash her way, यानी कि वो सफल होने में बिल्कुल डिटर्मिंड है, दृढ़ निश्चय है उसका, नो मैटर उसके रास्ते में क्या बाधाएं आती हैं। तो कम एट हर नहीं, कम अलोंग हर, कम अलोंग मतलब उसके सामने आसपास आना, कम अक्रॉस हर नहीं होता है, कम ऑन हर नहीं, कम इन हर वे, उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, तो कम इन हर वे इज करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान योर टाइम वेल टू अवॉइड डैश इन कंप्लीटिंग योर वर्क, यानी कि ये जरूरी है कि आप अपने काम को, अपने टाइम को बहुत अच्छे से प्लान करो, जिससे कि आपके काम में क्या ना हो, प्रॉम्प्टनेस ना हो। आप अच्छे से प्लान करो तो प्रॉम्प्टनेस आएगा, अवॉइड करना ना, तो प्रॉम्प्टनेस अवॉइड थोड़ी की जाती है प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए काम में, एडवांसेस अवॉइड नहीं करने, एफिशिएंसी अवॉइड नहीं करना है, सक्सेस अवॉइड नहीं करना है, ये निगेटिव शब्द लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा है जो आपको अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? डिले अवॉइड करना है, कि काम में देरी ना हो जिससे कि। ठीक है, नेक्स्ट the manager asked him to look dash the proposal and suggest any necessary changes। तो look after मैंने आपको बता दिया केयर करना होता है। ठीक है, look through it या look into मैंने आपको बताया, look into का मतलब हो जाता है आपका, look into का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, किसी चीज को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जांच करना है, तो आप लिखते हो लुक इनटू इट। ठीक है, प्लीज लुक इनटू द मैटर मतलब हो जाता है आपका मतलब हो जाता है आपका इन्वेस्टिगेट करिए। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा लुक आफ्टर मैंने आपको अभी बताया था, लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है केयर करना किसी चीज की। ठीक है, ओके। और लुक इनटू बता दिया, लुक थ्रू इट मतलब किसी चीज के थ्रू जाना, यानी कि किसी चीज को गो थ्रू करने के सेंस में आ जाता है। ठीक है, और लुक इनटू बता दिया आपको, लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना, लुक ऑन नहीं होगा। The manager asked him to look dash the proposal and suggest any necessary changes। तो look over होता है examine carefully के सेंस में। ठीक है, तो इसलिए सही जवाब यहां लुक थ्रू नहीं, लुक ओवर होगा। एक बारी आप अच्छे से देख लो कि क्या कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो लुक ओवर हो जाता है आपका एग्जामिन करने के सेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट ओनली डैश द कंफ्यूजन।
उसका एक्सप्लेनेशन इतना कॉन्फ्यूजिंग था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इससे लोगों में सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ा। एडेड टू द कंफ्यूजन, टुक अवे द कंफ्यूजन नहीं, कम तो कंफ्यूजन हुआ नहीं है, रिजॉल्व भी नहीं हुआ है, इंप्रूव भी नहीं हुआ है, कंफ्यूजन क्या हुआ है, कंफ्यूजन बढ़ा है सिर्फ। तो इट ओनली एडेड टू द कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट, द साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन डैश ग्लोबल वार्मिंग। किसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग का। सोल्यूशन अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग नहीं, सोल्यूशन फॉर द ग्लोबल, सोल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, सोल्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा, सोल्यूशन विद ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ सोल्यूशन वो नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा, सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, सोल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग होता है, सोल्यूशन टू समथिंग। ठीक है, आई एम फाइंडिंग द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, नॉट सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज करेक्ट। ठीक है, the factory was shut down because it failed to comply dash the environmental regulation। ध्यान दीजिए, abide by, conform to और comply with रूल्स वगैरह का पालन करने के सेंस में आता है, फॉलो करना। ठीक है, अबाइड बाय द रूल्स, कंप्लाई विद द रूल्स और कंफर्म टू द रूल्स। तो कंप्लाई यूज हो रहा है तो इसके साथ में विद ही आएगा, दैट इज करेक्ट प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए अब आपके क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने शायद जो हमने मॉडल पेपर पिछला किया था उसमें नहीं देखे थे, तो इसमें एक बार उनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द हैप्पीनेस लाइज नॉट इन द मेयर डैश ऑफ वेल्थ और पावर, but in the dash of relationships and inner peace. When people dash to material possessions, they often dash the more meaningful aspects of life. A sense of dash can only be achieved when we appreciate what we already have and strive to share it with others. Simple है, आसान क्वेश्चन पैसेज है। कह रहा हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ इसमें लाए नहीं करती है, ऑफ वेल्थ और पावर में। तो वेल्थ और पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस नहीं लाया करती है, मतलब यहां पे उस तरीके की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे बट कह रहा है कि किसमें लाया करती है, रिलेशनशिप में। तो कहना वो ये चाह रहा हुआ कि वेल्थ और पावर से ही खुशी नहीं आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही होगी, नॉलेज ऑफ वेल्थ एंड पावर नहीं, जनरेशन और परसूट नहीं, एक्यूमुलेशन। ठीक है, धन इकट्ठा किया जाता है, वेल्थ इज ऑलवेज एक्यूमुलेटेड, एक्सपीरियंस इज गेन्ड, एक्सपीरियंस आता है तो गेन होता है, वेल्थ एक्यूमुलेट की जाती है, इकट्ठी की जाती है, धन इकट्ठा किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ शब्द आप ध्यान रख लीजिए कि डेटा अगर आएगा तो डेटा हमेशा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, वेल्थ आपकी एक्यूमुलेट की जाती है। ठीक है, इसके अलावा डेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, वेल्थ आपकी एक्यूमुलेट की जाती है। ठीक, नेक्स्ट, द हैप्पीनेस लाइज नॉट इन द मेयर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बट इन द डैश ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इनर पीस। तो किस में लाई करती है आपकी खुशी? एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं भाई, डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप में नहीं, फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप में नहीं, स्ट्रेंथ में भी नहीं, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इनर पीस में लाया करती है। When people dash to material possessions, जब लोग material possessions से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, they often dash the more meaningful aspects of life। यानी जुड़ नहीं, अलग होते हैं, कहना ये चाह रहा होगा। हमने अभी ऑप्शंस नहीं देखे, हम गेस कर रहे हैं कि क्या, कि जब लोग material possessions को छोड़ते हैं तो अक्सर वो जीवन के अन्य मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स से के बारे में जान पाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, when people ठीक है, यहां पर देखो लिखा हुआ अटैच, क्लिंज, एस्पायर, डिपेंड और कन्फाइन। और एक बारी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के भी आंसर्स को देख लेते हैं। When people dash to material possessions, they often neglect the more meaningful, overcome, pursue, enhance या destroy। तो जैसे मैंने कहा, दोनों तरीके से बात कही जा सकती है। हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहा हो कि जब लोग material possessions को छोड़ते हैं
तब उन्हें जीवन के अन्य एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, आप समझ आते हैं। लेकिन वो चीज यहां नहीं दिख रही है, यहां पे भी सारे ऑप्शन निगेटिव हैं और पिछले में भी निगेटिव थे। तो कहना शायद ये चाह रहा हो, जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, कि जब लोग मटेरियल पोजीशन से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो जीवन के अन्य एस्पेक्ट्स को नहीं देख पाते। दोनों ही जगह नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा व्हेन पीपल अटैच टू मटेरियल पोजीशन, एस्पायर और डिपेंड, कन्फाइन नहीं, अटैच नहीं होते, एस्पायर नहीं होता, एस्पायर फॉर होता है, डिपेंड ऑन होता है, कन्फाइन इनटू होता है, क्लिंज हो जाता है, मतलब चिपक जाते हैं मटेरियल पोजीशन से बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा जब उनसे चिपक जाते हो, दे ऑफन जीवन के जो मोर मीनिंगफुल आपके एस्पेक्ट्स हैं उनको देख नहीं पाते, उनको परसू नहीं, दे ऑफन परसू द मोर, परसू तो कर ही नहीं पा रहे हैं, इनहेंस भी नहीं कर पा रहे, बढ़ा भी नहीं पा रहे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहे, क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। They often neglect the more meaningful aspects of life. A sense of dash can only be achieved when we appreciate what we already have and strive to share it with others. एक sense of क्या आता है, sense of मतलब एक तरीके से fulfillment या फिर sense of कि आपकी satisfaction, sense of satisfaction can only be achieved only when we appreciate, जब हम appreciate करें जो हमारे पास already है और strive to share it with others, लोगों के साथ share करें। तो अ सेंस ऑफ रिग्रेट नहीं आता है, सेंस ऑफ पर्पस नहीं, डिस्पेयर, ग्रीड नहीं, क्या आएगा, फुलफिलमेंट। ठीक है, विच आई ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। तो अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन वी अप्रिशिएट व्हाट वी ऑलरेडी हैव एंड स्ट्राइव टू शेयर इट विद अदर्स। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए, एक पहले मॉडल पेपर किया था, उसमें मैंने आपको ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए थे। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए क्योंकि जो सिडबी की तरफ से हमें एंड आउट मिला है उसमें यही टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हमने उनके आसपास ही आपको क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको जितनी पॉसिबल है कवर करा दी हैं, सारे टॉपिक्स भी कवर करा दिए हैं, एंड आई होप यू गाइज और ऑल ऑफ यू आर एग्जाम रेडी। हमारी कोशिश आपको इस सब्जेक्ट में ये रही है कि आपको इतना करा दिया जाए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाइंग नेचर का ही हमने आपको मटेरियल भी दिया है, सारी चीजें। ठीक है, तो आशा करते हैं जितना आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मॉक टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एट सी रमन लूथरा क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप सिडबी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसकी आप ज़रूर साथ साथ प्रैक्टिस करना। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर कैसा आ सकता है, प्लस हमने मॉक डिज़ाइन कैसा करा है और क्या हमारी कट ऑफ रहेगी अगर कितने नंबर हमारे आए जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट में आने के लिए हमारे को चाहिए वो हमारी फुलफिल हो जाए। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चंस आने हैं। इन 25 क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इनसे आप 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर ये तीनों टॉपिक आएंगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चन 12 भी आ जाए, लेकिन नॉर्मली हमने किसी भी एग्जाम में इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ बहुत कम देखा है, अनलेस अनटिल आपके क्वांट में 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ना आने। अगर आपके क्वांट में 25 क्वेश्चन आएंगे तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इन तीनों में से सपोज अप्रॉक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आ गए तो नंबर सीरीज के नहीं आएंगे, अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज के आ गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं आएंगे, एंड वाइस वर्सा। नॉर्मली देखा गया कि नंबर सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में से चॉइस होती है कि कभी ये पूछ लेता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी नंबर सीरीज, और अप्रॉक्सीमेशन नॉर्मली देखा जाता है। फ्रेंड्स, 8 to 10 क्वेश्चंस आपके इन 3 टॉपिक से आएंगे, प्लस 2 आपके डीआई सेट्स आएंगे जो कि अगेन 8 to 10 क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। अगर एक डीआई सेट आया तो 7 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वरना नॉर्मली देखा गया है कि 8 to 10 क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, इसका हम टोटल करें तो 16 to 20 क्वेश्चंस आपके ये सिर्फ 4 टॉपिक से बनकर आएंगे। 16 to 20 क्वेश्चंस आपके ये सिर्फ 4 टॉपिक से बनकर आएंगे। रेस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके अर्थमेटिक टॉपिक से, जिसमें से
जो जो टॉपिक हम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, पार्टनरशिप, एक्सेट्रा, इन सब टॉपिक से मिला के आपके पेपर में 5 से 8 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जिसमें से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मिक्सचर एलिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर अर्थमेटिक में 8 क्वेश्चन आते हैं तो ये चार क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक्स पे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, और अगर 5 आते हैं तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे बनकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पेपर का एक पैटर्न रहेगा जो कि हमने 2023 में सिटी एग्जाम के लिए डिकोड करा है फ्रॉम आर प्रीवियस ईयर सोर्सेज लाइक सेबी, IRDA, PFRDA एंड नबार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट में मैंने DI का सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, और 25 क्वेश्चन का ये जो मॉक टेस्ट है इसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज के तीनों के क्वेश्चंस डाले हैं, बट पेपर में हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको इन 3 में से सिर्फ 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट को हम टाइम लिमिट में करने की कोशिश करेंगे और स्पीड में करेंगे, ताकि जैसे हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है, हमारे को क्वांट में अप्रोक्सीमेट 8 to 10 क्वेश्चंस ठीक कर कर आने हैं, शॉर्ट क्लियर करने के लिए कट ऑफ। अगर 10 प्लस होंगे तो आपकी कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगी। 8 to 10 मार्क्स में भी 95% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपकी कट ऑफ क्लियर रहे। अगर आपके 5 to 8 मार्क्स आते हैं क्वांट में, सो आपकी एक सिचुएशन डाइसी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की कट ऑफ हम काफ़ी एग्जाम्स में देखते हैं कि 2 से 3 नंबर भी जाती है, लेकिन स्टिल आप टारगेट करेंगे 8 to 10 अगर आपकी क्वांट थोड़ी सी वीक है, और अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो 10 प्लस। 8 to 10 के लिए आपको वही 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड DI। इन 4 टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको 8 to 10 मार्क्स लाने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत हो गई बातें, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक टेस्ट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अप्रोक्सीमेशन का आप मेरे साथ साथ करेंगे, और जहाँ भी आप अटकते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार पहले पॉज करके खुद ट्राई करना, और कहीं अगर आप अटकते हैं तो फिर आप मुझे सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, 13.99 है तो इसको मैं 1400 लेट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 20 से कर रहा हूँ, इक्वल्स टू एक्स रख रहा हूँ, प्लस 425 माइनस 310। 310 मेरा 6 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसको 312 इन डिवाइड बाय 6 इंटू 20। ये जो ब्रैकेट है 20 के बाद लगाते हैं ना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने 1400 लेट कर लिया, इसको मैंने 20 लेट कर लिया, इसको मैंने 426 लेट कर लो इसको क्योंकि ये 6 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं था तो 312 कर लिया, और इसको मैंने 20 कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरा 70 इक्वल्स टू एक्स प्लस 426 माइनस 312 डिवाइड बाई 6, 6 5 से 30, 6 2 12, 52 इंटू 20। सो यहाँ आ जाएगा मेरा 70 इक्वल्स टू एक्स प्लस 426 माइनस 1040, 70 माइनस 426 प्लस 1040 इज इक्वल्स टू 684, जो कि मेरी अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनेगी 680। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको पेपर में अप्रॉक्सीमेशन इसी तरीके से सॉल्व करना है, अपने फिगर्स को क्लोज लेट कर कर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3374 डिवाइड बाय 125। 3374 मुझे पता है 125 से नहीं जाएगा तो मैं इसको 5 लेट कर रहा हूँ, इसकी पावर 1/3 प्लस 362 मुझे पता है 11 से नहीं जाएगा तो इसको 363 लेट कर लेंगे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27.279 को 28 लेट कर लेंगे। अब अगर ये 5 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा मेरा 27 की पावर 1/3 आ जाएगा मेरा 3 प्लस 33 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 28। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरी 36 प्लस 28, जो कि होगी 64 के इक्वल। सो एक्स मेरा आ जाएगा 8 के इक्वल। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में 21609 का आपको रूट निकालना है। 21609 का आपको रूट निकालना है, चलिए देखते हैं।
3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसको देखना पड़ेगा किससे आपका सॉल्व होता है। 2401, 3 से तो नहीं जाएगा। 2401 आपका, हम एक बार फ्रेंड्स ये एक बार हम देखते हैं। ये हमारा जाएगा 7 से। 7 343, 343 को फिर हम 7 से करेंगे तो 49, फिर हम 7 से करेंगे 7, फिर हम 7 से करेंगे 1। सो 7 दो आ रहे हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड में आ जाएगा 7। फ्रेंड्स मुझे ये 2401 का मैं भूल गया था कि किससे जाएगा, बट मुझे पता है यहाँ 7 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं रखेंगे, इसलिए मैंने 7 पे सीधा गैस वर्क कर लिया। ये पेपर में आप भी कर सकते हैं। इंटू 15.21 इक्वल्स टू एक्स माइनस 16759 डिवाइड बाई 9। मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 7 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, जिसमें से सीधा कटेगा, यहाँ आ जाएगा 21। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू 15 जो कि मेरा आ जाएगा 210 प्लस 105। अब इक्वल्स में मेरा आ जाएगा x माइनस, अब मेरे को देखना है ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, या इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स 16758 हमारा 9 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा, जो मेरा देगा 1862। सो प्लस 1862 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, सो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 2177, जो कि मेरे इक्वल होगी 2180 के। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। 172 इंटू 15 डिवाइड बाई 25 प्लस 11 इंटू 11। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 172 इंटू 15 डिवाइड बाई 25 प्लस 121। ठीक है फ्रेंड्स, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 34 इंटू 3 प्लस 121, 3 4 ज़ा 12, 3 9 10, 121, जो कि मेरा आएगा 3 3 2 सॉरी 102 121 3 2 223 के, जो कि मेरे पास नियरेस्ट होगा 224। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेशन के ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं पेपर में भी, थोड़ा जल्दी जल्दी अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन आपका सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है सॉल्व करने के लिए। 1782 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 इन सॉरी यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय, इसको डिवाइड बाय 3 को, इसको अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो 1/3 इंटू 36 प्लस 25% ऑफ 540, इसको मैं हटा देता हूँ, माइनस 67% ऑफ 1300। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 3 12 12 से 12 खत्म, तो ये मेरा सीधा आ जाएगा 18782 प्लस 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 ज़ा 12 5 ज़ा 20 135 माइनस ये 2 0 से 2 0 67 इंटू 13 871। अब 871 इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 135, ये हमारा आ जाएगा 1046। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कैलकुलेशन कितनी टफ लग रही थी, बट ये आपस में एक दूसरे से सॉल्व हो गए। सो अप्रॉक्सीमेशन के जो मेजरली क्वेश्चंस होते हैं वो आप जब लेट करेंगे तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 176 इक्वल्स टू 0। सो अब इसकी स्प्लिटिंग करनी है हमारे को, सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 11x
माइनस 176 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग में फ्रेंड्स जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये टर्म बननी चाहिए, प्लस माइनस करके ये टर्म बननी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस 16 माइनस 11 कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस 16। सो एक्स की दो वैल्यू क्या आ गई, 11 और माइनस 16। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अब वाई को सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 162 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 9y माइनस 162 इक्वल्स टू 0। सो y कॉमन, y माइनस 18 प्लस 9 कॉमन, y माइनस 18, सो माइनस 9 18। सो फ्रेंड्स x ये आ रहे हैं हमारे y के रूट्स, ये हमारे आ रहे हैं x के रूट्स। x में ये 11 है, 11 इससे बड़ा होगा बट इससे छोटा होगा। 9 माइनस 9 इससे बड़ा छोटा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमारा आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें नहीं पता कि x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, क्योंकि माइनस 9 इससे छोटा है और ये दोनों इससे छोटे हैं 18 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सिट बी ग्रेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सो घबराना नहीं है, बस आप उसको सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो इसकी स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3। सो एक्स के रूट आ गए माइनस 3। ऐसे ही y की स्प्लिटिंग करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। 2y कॉमन, y प्लस 3 प्लस 7 कॉमन, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2y प्लस 7 y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू आ गई माइनस 3 माइनस 7/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 3.5। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे को क्या पता चल रहा है, माइनस 3.5 है जो कि इन दोनों से हमेशा छोटा रहेगा, इन दोनों से छोटा रहेगा, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है, और माइनस 3 इन दोनों का इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, 3x स्क्वायर, अब हमारे को 30 बनाना है इसे, अब हमारे को 30 बनाना है इसके, तो क्या स्प्लिटिंग होगी, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो 3x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 10 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 1 और एक आ जाएगा x प्लस 10 अपॉन में 3, जिसको हम देख सकते हैं 3.33। ये हमारा एक x आ गया। अब ऐसे ही हम y को कैलकुलेट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120 इक्वल्स टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 12y प्लस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, सो y माइनस 10 माइनस 12 y माइनस 10। सो एक y आ गया आपका 10 और एक आ गया 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे को क्लियरली दिख रहा है y हमारा ग्रेटर देन होगा x के, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वो भी यहीं कर लेते हैं, क्योंकि फिर नीचे जाएंगे तो ऊपर आना पड़ेगा हमारा क्वेश्चन देखने के लिए। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा 4/3 और यहाँ आ जाएगा 1। ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब इसी में y की वैल्यू निकालते हैं।
हमारा y की इक्वेशन है 2y² माइनस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक्सक्यूज मी, 2y² माइनस 4y माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। So 2y, y minus 2 minus 5, y minus 2 is equals to 0, 5/2 and 2। So फ्रेंड्स 2 इन दोनों से बड़ा निकलेगा, क्योंकि अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 5/2 हम तो ऑलरेडी 2.5 की इक्वल है। सो इसमें भी हमें पता चलता है y इज ग्रेटर देन x। अब फ्रेंड्स पेपर में आपको ये स्टेटमेंट देख लेना कि ए बी सी डी ई में कौन सी स्टेटमेंट में y ग्रेटर देन x है या x इज लेस देन y है, उसी को अपना आंसर मार्क कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ दे रखा है x प्लस 8 का स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इक्वल्स टू 36x माइनस 32। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल्स टू 0। सो एक्स एक्स सॉरी, इसको स्प्लिट करना है आप। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8x प्लस 96 इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस 12 माइनस 8 एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो एक्स की वैल्यू आ गई 8 एंड 12। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर प्लस y की इक्वेशन हमारी y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24y, एक सेकेंड, हाँ, इक्वल्स टू 6y माइनस 81। ठीक है फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर माइनस 18y, सॉरी ये माइनस 24y है, प्लस 6y है। सो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 30y, क्योंकि वो इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 225 इक्वल्स टू 0। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 15y प्लस 225। इसको फ्रेंड्स y वाली इक्वेशन को ना दोबारा थोड़ा सा क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत पौच हो रहा है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकना फ्रेंड्स। थोड़ा ऊपर से सॉल्व करते हैं y वाली इक्वेशन को, क्योंकि ऐसे तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे क्वेश्चन। सो हमारी इक्वेशन है y माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6y माइनस 81। सो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24y इक्वल्स टू 6y माइनस 81। वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 225 इक्वल्स टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस 15y, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, माइनस 15y माइनस 15y इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 15 कॉमन, y माइनस 15। सो y के फैक्टर्स कितने बने, 15। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी y की इक्वेशन। अब x के फैक्टर्स क्या थे हमारे, x के फैक्टर्स थे 8 और 12, y के 15। सो क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन y। इतना समझ में आता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे वाला। अब हमारे पास है नंबर सीरीज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस डाल के दिए हैं, बट आपके पेपर में इन 3 टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब आप हमारी सीरीज दे रखी है 6, 3, 3, 6, 24 और x की वैल्यू हमें निकालनी है। फ्रेंड्स इसमें से सीधा देख के मुझे लग रहा है कि एक बार नंबर कम हुआ है, फिर नंबर सेम आया है, फिर नंबर बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो इट मीन्स पहले किसी ना किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा 0.5 से, तभी ये सीधा आधा हो गया। एक बार 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 3। अब 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 3 आता है। अब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 6 आता है। अब
अब मुझे ये दिख रहा है कि 0.5 से 1 आने के लिए सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करा होगा, 1 को 2 पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा होगा। सो क्यों ना मैं यहाँ पे सीधा 4 से मल्टीप्लाई करूँ 6 को, जो कि मेरा 24 आएगा। अब यहाँ पे भी मैंने डबल करा तो यहाँ पे भी डबल करूँगा, 24 इंटू 8 करेंगे 8। ठीक है फ्रेंड्स, 24 इंटू 8, 8 4 32, 8 16 17 19 192। सो 192 मेरा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नंबर सीरीज़ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपको पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मली देखा जाता है कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज़ का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो आप उस पैटर्न से डायरेक्टली अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल दो मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कंसेप्चुअली हमें स्टार्ट करना नहीं चाहिए, बट एग्जाम क्लियर करने के लिए हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नया क्वेश्चन है हमारा 15 15 30 10 40 डैश 48। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कभी नंबर बढ़ रहा है, कभी सिमिलर रह रहा है और कभी घट रहा है। सो इट मीन्स यहाँ दो सीरीज चल रही होंगी, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। सो चलो देखते हैं हम क्या क्या चल रहा है। 15 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 15, 15 इंटू 2 30, 30 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 40। इट मीन्स एक बारी डिवाइड एक बारी मल्टीप्लाई, एक बारी डिवाइड एक बारी मल्टीप्लाई। अब होगा डिवाइड किससे, 5 से 1 2 3 4 5, किसको 40 को। सो यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे मेरा पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, 8 6 48। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 5 12 39 160 एक्स। सो फ्रेंड्स, अब मेरे को दिखना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे इतना पता है 4 इंटू 1 प्लस 1 मेरा 5 होता है, 5 इंटू 2 प्लस 2 मेरा 12 होता है, 12 इंटू 3 प्लस 3 मेरा 39 होता है। तो पैटर्न क्या बनेगा 160। ऐसे ही मेरा अगर मैं देखूंगा 39 इंटू 4 प्लस 4, सो 160 इंटू 5 प्लस 5। सो एक तो सबसे पहली बात मुझे दिख गया कि यहाँ पे मेरी यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए। सो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 5 6 30, 805 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप नंबर सीरीज में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी जल्दी पैटर्न दिखेंगे। अगर आप स्टार्टिंग ही सीधा एग्जाम में करेंगे या एक दो दिन पहले करेंगे एग्जाम में, तो नंबर सीरीज आपको डिफिकल्ट लग सकता है। चलिए, अब 9 10 18 57 एक्स 1125। सो इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है फ्रेंड्स, 9 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, 10 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 18, 18 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 57। सो ऐसे ही 57 इंटू 4 माइनस 4 मेरा कितना आ जाएगा। अब हम देखते हैं, 7 4 28, 228 माइनस 4 224। ठीक है फ्रेंड्स, इस सीरीज का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसमें 9 में 1 ऐड करा हुआ है, इसमें 2 माइनस करा हुआ है इसके मल्टीपल से, इसमें 3 ऐड करा हुआ है क्योंकि 18 3 जा 54 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसकी आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, तो आपको पेपर में टाइम कम लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन हमने कर लिया क्वांट के। अब फ्रेंड्स, ये हमारा दे रखा है पाई चार्ट। इसको फ्रेंड्स आप सीधा एक्सपेंडिचर मान के करना, ये सेविंग का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। Following are the pie chart carefully and answer the questions given below. The following pie chart shows the distribution of food: education, rent, transport, others on monthly expenditure. Education, rent, transport, others and savings. Savings को अभी हम यहाँ पे आप सिर्फ इसके कॉलम्स में मान के चल सकते हैं, यहाँ पे रख लीजिए सेविंग्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये हमारा पाई चार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इफ द अमाउंट स्पेंड बाय रवि ऑन रेंट इज 12,000, देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ रवि। अब रवि रेंट पे कितना स्पेंड करता है 12,000, रेंट पे कितना स्पेंड करता है 12,000, तो 20% अपॉन में एक्स मेरा 12,000 के इक्वल है। सो एक्स मेरा 2 5 10,
2 4 जा, एक सेकेंड, सॉरी। सो इधर मेरे को दिख रहा है 20% अपॉन में 100 ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरा 12,000 के ऊपर है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम। 2 5 सा 5 to 10 5 minus 6 60,000। ठीक है फ्रेंड्स। अब इफ रवी's मंथली इनकम इज 30,000 देन फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर। इसमें फ्रेंड्स ये ना आप सेविंग इग्नोर करके चलना, ये कॉलम कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम करा है वो सेविंग्स को इग्नोर करके करा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। इफ रवि मंथली इनकम इज 30,000 फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर। एजुकेशन 12%, रेंट 20%, ट्रांसपोर्ट 14%। 20 14 12 6 46% की वैल्यू निकालनी है और मुझे दे रखी है मंथली इनकम। सो 100% ऑफ एक्स मेरे को दे रखा है 30,000, मुझे निकालना है 46%। सो इसका 50% मेरा 15,000 हो जाएगा, 1% मेरा 300 हो जाएगा और 4 1200। ठीक है ना फ्रेंड्स। 46% हमारे को निकालना है, 50% मेरा 15,000 है। ठीक है, और 1% मेरा 300 है, तो 4% हो जाएगा 1200 और 1200 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। 13800 13800। ठीक है फ्रेंड्स। इफ रवि lends 45% of their income to his friends which is 1260, then find the amount spent on education by Ravi from the remaining rupees। अब 45% ऑफ x मेरा 1260 है। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 5 सा 45, एक सेकेंड हो गया। 45% ऑफ x इक्वल्स टू 1260 है। 5 9 सा 45, 5 2 सा 10, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12 इंटू 20। फॉर दैट 2800 मेरी टोटल इनकम है। अब 2800 में से यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग का निकालना है कि जो उसने एजुकेशन पे स्पेंड करा। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन बाय रवि फ्रॉम द रिमेनिंग। तो 45% तो फ्रेंड को दे दे, तो इसका 55% ही रह जाएगा इसके पास। सो 2800 का 50% कितना होगा? 1400। 5% कितना होगा? 1% होगा 28 और 5 140 1560। और 1560 में एजुकेशन को कितना दिया है इसने? 12%। 1560 का 10% कितना होगा? 156। 1% हो जाएगा 15.6 और 156 प्लस 0.56 इंटू 2, 2 सिक्का 2 10 11 3 156। ये कोई गलती हुई है क्या हमसे? एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा इसको क्लियरली कर लेते हैं। हाँ, हमारा 2800 आ गया, 55% इसका रिमेनिंग है। सो 55 इंटू 28 मेरा बनेगा 1540, या 40 आएगा 60 की जगह। ठीक है, 1540 का अब मेरे को निकालना है हमारा 12%, जो कि मेरा आएगा 184.8, जो कि मेरा 185 के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन इज 800, फाइंड द एनुअल इनकम। हमारा ये क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन पे 800 डिफरेंस है। ट्रांसपोर्ट है मेरा 14%, एजुकेशन है मेरा 12%। सो 2% ऑफ एक्स मेरा दे रखा है 800। सो एक्स की वैल्यू आ गई और ये मेरे को निकालनी है एनुअल इनकम, ये हो गई मेरी मंथली इनकम इंटू 12। सो 480000। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डीआई का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे। 3 स्टूडेंट्स
contested an election and received 1000, 5000 and 10,000 votes respectively. What is the percentage of the total votes and the winning student get? अब जाहिर सी बात है 1000, 5000, 10,000 वालों में 10,000 जिसको वोट मिले होंगे वही जीता होगा। टोटल वोट कितने मेरे 10, 5, 15 और एक 16, 16,000 इंटू 100, 3 0 से 3 0, 10 अपॉन में 16 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, 10, 2 5 से 10, 2 8 से 16, 100 डिवाइड बाई 8 जो कि मेरा आ जाएगा 12.5 के इंटू 5 जो कि मेरे केवल आ जाएगा 62.5%। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर, क्यू एंड पी स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, 30,000, 25,000 respectively. After 8 months, R and Q take out 10,000 each. After 8 months, R and Q take out 10,000 each from the investment. The total profit earned at the end of the year is 16,400. Find out the P's share of the profit. ठीक है फ्रेंड्स, इसको सीधा सीधा सॉल्व कर ले हम। 20,000 आर ने इन्वेस्ट करे थे, क्यू ने इन्वेस्ट करे थे 30,000 और पी ने इन्वेस्ट करे थे 25,000। ये इन्होंने इन्वेस्ट करे 8-8 महीने के लिए, इसने करे 12 महीने के लिए, प्लस इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये निकाल लिए, तो बची हुई 4 महीने की इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये रही होगी इसकी, और इसकी 20,000 रही होगी, और इसने 12 के 12 महीने के लिए करा है। तो यहाँ मेरा टोटल आ जाएगा 2 लाख, यहाँ मेरा टोटल आ जाएगा 3,20,000 और यहाँ मेरा टोटल आ जाएगा 3 लाख। सो अब रेशो निकाल ले, 2 लाख इस टू 3,20,000 इस टू 3 लाख, 3 0 3 0 3 0 गई, 1 0 ये भी गई। सो 20 इस टू 32 इस टू 30, 2 से काटेंगे हम, 10 इस टू 16 इस टू 15। अब मुझे क्या निकालना है, पी शेयर निकालना है। पी का शेयर हो जाएगा 15/41, किसका, 16,400 का, जो कि मेरा इक्वल आएगा 6,000 के। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड्स हमारा एक एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन मिक्सचर का, देखते हैं कैसे करना है। A shopkeeper decide to sell a mixture of 2 rice varied with 16 rupees और 14, 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे को 16 रुपये किलो पे बेचना है। 14 और 24 रुपये को कैसे मिक्स करें कि 16 रुपये किलो पे बेच के हमारे को प्रॉफिट बने। तो सीधा एलिगेशन कर दो इसमें। तो 24 माइनस 16 किस रेशो में सेल करें वो निकालना है हमारे को। ठीक है, 16 माइनस 14, यहाँ आ जाएगा मेरा 8, यहाँ आ जाएगा मेरा 2। सो 4:1 की रेशो में सेल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे। टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाय सी। इफ ऑल थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर इट टेक्स देम 2 days टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। हाउ मच वर्क वॉज डन बाय बी अलोन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। सपोज ए ने एक्स में करा है, सो बी ने x/2 में करा होगा और सी ने x/3 में करा होगा। ठीक है, अब इनका वन डे वर्क क्या होगा, ए का हो जाएगा 1/x, बी का हो जाएगा 2/x और सी का हो जाएगा 3/x। ये 2/x और 3/x कैसे आया, 1 अपॉन में x/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब इन्होंने 2 days कंप्लीट में 2 days में कंप्लीट करा, तो वन डे वर्क इसका भी 1/2 होगा। सो इससे हम सम कर ले, 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इक्वल्स टू 1/2। एक्स एलसीएम 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। 6/x इक्वल्स टू 1/2। सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 12। अब मुझे क्या निकालना है, b अलोन कितने में करेगा, b करता है x/2 में, 12/2 इक्वल्स टू 6 days। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे। A person can swim in a water with 13 km per hour in the still water. If the speed of a stream is 4 km per hour, what will be the time taken by person 68 km downstream? जाहिर सी बात है डाउनस्ट्रीम में u प्लस v करते हैं हम, तो 13 प्लस 4 17, 68 डिवाइड बाई 17 इक्वल्स टू 4 hours। खत्म क्वेश्चन।
ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55% ऑफ द मार्क्स। इफ ही गेट्स 120 मार्क्स एंड फेल बाय 78 मार्क्स, देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। पास होने के लिए 55% चाहिए। 120 मार्क्स आए हैं, 78 से फेल हुआ है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए होंगे? 198। 198 क्या है हमारा? 55% ऑफ एक्स है। सो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 11 5 55, 11 1 11, 11 8 8, 5 2 20, 18 इंटू 20, 2 8 16, 2 1 2, 360 मार्क्स हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैंने एक आपको नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन दिया है। पेपर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन एक साथ ना दे रखे हो, थोड़े बहुत इधर उधर हो, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन जान के बाद में डाल दिया था। ये फ्रेंड्स एक फेबोनाची सीरीज का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा नंबर दिखे 1 0 1 1 2 3, ज़्यादा डिफरेंस बड़े ना हो, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि फेबोनाची सीरीज का होता है, जो कि प्रीवियस नंबर को जोड़ के बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर कैसे आया? 0 + 1 इक्वल्स टू 1, 1 + 1, ये इन दोनों को ऐड करेंगे 2, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 इक्वल्स टू 3, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 2 इक्वल्स टू 5। सो अगला नंबर क्या आएगा? 5 + 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट, जिसको हमने आपको लाइव सॉल्व करवाया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस पैटर्न पे कितने कितने क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड डू वेल इन द सिटी ग्रेड एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।